गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग इस विषम परिस्थिति में व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग पूरे मन से पढ़ने का प्रयास करिएगा। जो वीडियो यहाँ से भेजा जा रहा है उसको आप पूरा देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी पढ़ाई में मन लगेगा। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर जी मुख्य फोकस को विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। तो इसमें हमको समझाना है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर जी मुख्य फोकस को फिर से समझा दीजिए। तो ये हमारा मुख्य फोकस का दूसरा वीडियो है, इसको हम पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, यह M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है। तो इसका जो ध्रुव होगा ये P होगा, इसका ध्रुव P है। और इससे हम पूरा गोला बनाएं तो उसका केंद्र यहाँ पर ये C है। तो जो यह केंद्र C है इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर हम फोकस को दर्शाए हुए हैं, मुख्य फोकस को, लेकिन यहाँ हम कैसे दर्शाए हैं इसी बात को समझना है। तो देखिए, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है ऊपर से। नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर यानी अवतल दर्पण की ओर एक प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसे आ रही है, तो ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस को इसी बिंदु पर काटी है। या इधर से भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है। तो अब इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि किसी दर्पण में या गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वही बिंदु ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आप और ऐसे ले लें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तित इस तरह से होगी, तो इसमें फिक्स रहता है इसी एक ही बिंदु से ये परावर्तित होकर के जाएगी। तो यह जो निश्चित बिंदु है यही हमारा मुख्य फोकस है। या इधर से भी ऐसे हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले लें तो इसमें फिक्स रहता है ये परावर्तित किरण ऐसे ही जाएगी है। तो ये परावर्तित किरण है। यही परिभाषा उत्तल दर्पण में भी लागू है। यह उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आने दर्पण की ओर आ रही, आपतित हो रही है। तो ये तो वास्तव में परावर्तन इसका इस दिशा में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से बैठ करके देखेंगे तो हमको लगेगा मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? उत्तल दर्पण के लिए स्पेशल परिभाषा होगी। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु ही दर्पण का मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसमें क्या भाई, यहाँ से जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है।
तो यह बिंदु जो है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। ये ध्रुव है, ये फोकस हो गया। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। हम क्या किए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझा चुके हैं। यहाँ हमको बताना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो गोलीय दर्पण में हम सबसे पहले गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है उसको पेपर पर कैसे खींचते हैं, इसके लिए 3 नियम हैं। और यही 3 नियम पहले हम जान लेंगे, फिर तीनों में से किसी 2 नियम का प्रयोग करके प्रतिबिंब खींचा जाता है। तो देखिए इस चित्र में जो पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या कह रहा है, ये देखिए हमारा एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है और M1 M2 यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है। तो पहला नियम यह कहता है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यह प्रकाश की किरण आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरती हैं। यह बात फिक्स रहता है, एकदम नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से ही गुजरेगी, परावर्तित होगी। वैसे इसमें देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ये ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन तो इधर से होगा, लेकिन यहाँ से देखने पर मालूम पड़ेगा ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। अच्छा, अब इसका उल्टा, इसका जो है उल्टा विपरीत दूसरा नियम पहले नियम का उल्टा है। ये हमारा M1 M2 अवतल दर्पण है, फिर यहाँ पर M1 M2 उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव P है, इसका फोकस F है, और यहाँ भी ध्रुव P है, इसका फोकस F है। तो दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर, यहाँ देखिए मुख्य फोकस से होकर आने वाली ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। इसके लिए मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, यानी मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए एक बार हम पहले और दूसरे नियम को दोहरा देते हैं। यानी यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी। और इसमें क्या है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, यहाँ पर उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, यानी वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग से वापस होती है। आ रही है वक्रता केंद्र से तो परावर्तन के पश्चात भी ये वक्रता केंद्र से वापस होगी। यहाँ पर भी देखिए वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वास्तव में इसका ये इसी दिशा में परावर्तित होगी, यानी वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाती हैं। इसके बाद है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो हम 3 नियम देखे हैं उन्हीं तीनों नियमों में से किसी 2 नियम को ले करके अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को खींचते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं।
पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग यहाँ पर खींच रहे हैं। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, तो यहाँ पर देखिए M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ऐसे एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अब आप अंदाज लगाइए कि इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। वक्रता केंद्र ये दर्शा दीजिए। और ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, ध्रुव ये P है। अब इनको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए और मिला करके थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। और इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब ये है ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, इसके आधे पर जो है फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पूरा सर्किल देखते हैं। तो यह परिधि से जो बाहर यानी वक्रता केंद्र से ज़्यादा दूरी पर, इधर दूरी पर ये वस्तु होगी। यही वस्तु है। ठीक, यह वस्तु है, वस्तु। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसके प्रत्येक बिंदु से ये दो समांतर किरणें ऐसे दर्पण की ओर जाती हैं, ऐसे दर्पण की ओर जा रही है। तो यहाँ से भी ऐसे ये दो समांतर किरण ये दर्पण की ओर जाएगी। तो आप नियम जान चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ऐसे फोकस से गुजरेगी, इस तरह से भी फोकस से गुजरेगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का बनता है। एक बार फिर से देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है। वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का जो है फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति ले लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब देखिए हम पूरा दर्पण भी बना रहे हैं और उसकी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति भी दिखा रहे हैं। यह है आपका अवतल दर्पण, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका वक्रता केंद्र अपने अंदाज से निर्धारित करना है कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा। तो ऐसे जब आप पूरा गोला खींचेंगे तो उसका सेंटर यहीं आएगा, लगभग यहीं आएगा। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसको ये ध्रुव है और दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा आगे इधर बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ की दूरी अनंत कहलाएगी और जब हम यहाँ पर वस्तु रखेंगे यहाँ पर, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हो जाएगी, यानी वस्तु हमारी यहाँ पर है। ये इधर आपका इनफाइनाइट है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। तो एक्चुअली में ये होता है, प्रत्येक बिंदु से दो प्रकार की किरणें चलती हैं, अर्थात पीछे का जो प्रतिबिंब बनने का हम नियम सीखे हैं वही उसी तीनों नियमों में से दो नियम लेंगे। तो यह बिंदु मान लेते हैं वस्तु का, यह बिंदु है। तो यहाँ से एक किरण जाएगी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। ये फिक्स है कि परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस है। परावर्तन के पश्चात ही ऐसे फोकस से ही गुजरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो दूसरी किरण है
ये ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के। तो आप नियम जानते हैं, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, तो ये इसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही, इसी बिंदु पर काट रही। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब डाल देंगे, मुख्य अक्ष पर इस तरह का लंब डाल देंगे। तो यह O और O' हमारा ऑब्जेक्ट है, तो I डैश इमेज प्रतिबिंब हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली में बनता है एक बिंदु का प्रतिबिंब, इसी तरह से वस्तु के सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बिंदुओं का जो प्रतिबिंब होगा वही वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी हम इसमें ये कहेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आकार में छोटा बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा बना है, बिंदु के आकार का बना है। जब वस्तु को हम दर्पण की ओर खिसका रहे हैं, पहले वस्तु यहाँ थी यानी दर्पण से दूर थी, अनंत पर थी, अब हम वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाए हैं तो धीरे धीरे इसका प्रतिबिंब बड़ा होगा, लेकिन अभी भी वस्तु बड़ा तो हुआ लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा है। अब तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो देखिए ये है हमारा M1 M2 अवतल दर्पण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वक्रता केंद्र को दर्शाएंगे, फिर ध्रुव को दर्शा देंगे, ये ध्रुव हो गया, इसको मिला देंगे, मिला करके थोड़ा इधर बढ़ा देंगे, तो ध्रुव, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस होता है, ये मुख्य फोकस हो गया, इतना दर्शा दिए। हम क्या किए थे, पहली स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखें, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ रखें। अब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख रहे हैं, यानी अनंत से वस्तु को दर्पण की ओर बढ़ा रहे हैं, दर्पण के समीप ला रहे हैं। तो देखिए ये O' हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो इसके इस बिंदु से दो प्रकार की किरण जाएगी ऐसे। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये तो फिक्स रहता भाई, इसका परावर्तन के पश्चात ये किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी, तो फोकस से गुजार दिए। इसके पश्चात इस बिंदु से जो दूसरी किरण है ये फोकस से जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी, ये तो फोकस से गई। तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है परावर्तन के पश्चात ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, यहाँ थोड़ा सा मतलब ये हो गया, अलग हो गया है तो, लेकिन जब आप इंच पटरी प्रकार से खींचेंगे तो एकदम सटीक बनेगा। ये I और I डैश वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक
वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, देखिए जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। यानी यहाँ पर तीसरे में हम क्या, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब हम वस्तु को खिसका करके फिर चौथे स्थिति में क्या करेंगे, चौथे स्थिति में दर्पण की ओर ले आएंगे, हैं। यानी चौथी स्थिति हमारी ये कह रही है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, मतलब स्थित हो। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यह एक यहाँ पर ही अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण ये बना लिए। यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अब इसका वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर होगा, C है, और इसका ध्रुव यहाँ पर होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इन दोनों को हम मिला देंगे, थोड़ा इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य फोकस है, और यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मुख्य फोकस EF होगा। तो हम क्या है, तीसरी स्थिति में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख चुके हैं। अब चौथी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, ये यहाँ रख देंगे तो भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी, यहाँ पर रखेंगे तो भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी। यानी वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए, ऐसे यहाँ पर रख दिए, यह O और O' ऑब्जेक्ट है। तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु से दो प्रकार की किरण चलती हैं। जो पीछे 3 नियम लिखे थे उसी में से 2 नियम हम लेंगे। तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु से 2 प्रकार की किरण चलती है। एक यह जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। तो हमारा नियम कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो करके दर्पण पर पड़ती है, ये क्या है, परावर्तन के पश्चात फोकस से ऐसे गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, परावर्तित होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो है, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से हो करके आपतित होगी, फोकस से हो करके आ रही, ये फोकस है, फोकस से होकर के आ रही है, ऐसे ये फोकस से होकर के आ रही है, इस तरह से। तो परावर्तन के पश्चात नियम ये कहता, परावर्तन के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं, दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं। तो हम यहाँ से जब मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये लंब होगा, मुख्य अक्ष पर ये लंब डाल दिए। तो ये जो लंब की लंबाई है I और I', यही वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब I और I' है। देखिए जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर खिसका रहे हैं, गोल अवतल दर्पण की ओर, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब अनंत की ओर भाग रहा है, लेकिन बड़ा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
बनता है। अच्छा, अब फिर पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति हानि। अब क्या है, यहाँ पर देखिए चौथे में हम लोग वक्रता केंद्र फोकस के बीच में वस्तु को रख चुके हैं। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है या संभावना है, वह यही है कि वस्तु को हम फोकस पर रख दें। यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस या फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो, ये जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यहाँ पर ये कटा नहीं है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ये तो देखिए, यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा और ये ध्रुव होगा और इसका मुख्य फोकस EF होगा। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, ये यहीं पर रख देंगे, ऐसे रख दिए, वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिए। O और O' ये ऑब्जेक्ट वस्तु है जो मुख्य फोकस पर है। तो इसके प्रत्येक बिंदु से दो प्रकार की किरण चलती है। इसके प्रत्येक बिंदु से दो प्रकार की किरण करती। थोड़ा दर्पण को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये तो एक किरण, तो ये मुख्य, एक जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आएगी, इसे मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह क्लियर है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ऐसे फोकस से होकर के, ऐसे फोकस से होकर के जाएगी, इस तरह से फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी किरण ये प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र से होकर के आ रहे हैं, नहीं, वक्रता केंद्र से ही होकर के आती है, ऐसे वस्तु को टच करके जाएगी। तो यह प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग से लौटेगी, यानी दोनों ये किरणें ऐसे ये समांतर हो रही हैं। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिबिंब ऊपर बना है तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। यहाँ हम अनंत लिख देंगे, अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब। और चूंकि उधर भी वास्तविक बन चुका है, उल्टा बना है, बड़ा बना है, तो इधर और बड़ा बनेगा। अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अब पांचवी स्थिति देख लेते हैं। ये पांचवी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है, पांचवी नहीं, छठवीं स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। छठवीं स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वस्तु फोकस या मुख्य फोकस यहाँ पर EF है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव P, ये ध्रुव P के बीच हो, या मतलब स्थित हो। तो ये जो स्थिति है, हम इसी स्थिति का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है तो जो हमारी छठवीं स्थिति है, इसी छठवीं स्थिति द्वारा प्रतिबिंब बनता है और इसी प्रतिबिंब को हम लोग अवतल दर्पण द्वारा देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह एक अवतल दर्पण है। बार बार हम अवतल दर्पण को खींच करके वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस ये सब दर्शा रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। यह एक अवतल दर्पण है। अंदाज लगाइए, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा और यहाँ ध्रुव होगा। इसको मिला देंगे, मिला जब देंगे और थोड़ा इधर बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के आधे पर मुख्य फोकस या फोकस होगा।
हमको वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस एफ और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर रख देना। ये वस्तु है, ओ और ओ डैश ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे क्या होता है, इससे इसके प्रत्येक बिंदु से दो प्रकार की किरण चलती। ये किरण ऐसे है ये, और दूसरी किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी और इस वस्तु के ऊपरी सिरे को टच करेगी और ऐसे जाएगी। तो ये तो वास्तव में इसी मार्ग से लौटेगी, लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ऐसे फोकस से। लेकिन इनको यदि हम इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो ये दोनों किरणें दर्पण के अंदर यहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, और यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये लंब होगा जो सीधा होगा ऐसे। ये है आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब को यदि हम दैनिक जीवन में बड़ा करके देखते हैं और सीधा देखते हैं तो इसी स्थिति का प्रयोग करते हैं। कोशिश ये रहता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखें वस्तु को। जब यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अंदर और आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम देख लेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिए हैं। अगले वीडियो में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को बताएंगे। तो आप लोग नियम से डेली वीडियो अच्छी तरह से 2 से 3 बार देखते रहिए और साथ साथ में नोट बनाते रहिए। बाकी जो और समस्याएं हैं वह विद्यालय खुलने के बाद हम दूर कर देंगे, बोर्ड पर समझा करके दूर कर देंगे।